प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और शुभाशीष शीष प्रेषित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम लोग इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 को पढ़ेंगे। इसको आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि इसे लॉर्ड क्राउन एक्ट भी कहा जाता है। हिंदी में भारत परिषद अधिनियम 1892 लिखा हुआ है। ये एक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली का बीजांकुरण हो रहा है। संसदीय प्रणाली का बीज डाला जा रहा है यहाँ और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को यहाँ पर अपनाया जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो प्रश्न ये आता है सबसे पहले ना कि जो इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 है, इसे किन परिस्थितियों में पास किया गया, या आप सामान्यतः कह दें कि वो कारण क्या था जिसमें इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 या इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 क्यों आया, उसके आने का कारण क्या है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिनिधित्व सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो फर्स्ट स्टेप था वो तो आपने देखा था कि 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट था। तो जब वो आ गया तो फिर 92 को 92 को लाने की जरूरत क्या पड़ गई। तो निश्चय ही आप कहेंगे कि सर जो 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट है ये लोगों की भावनाओं को संतुष्ट नहीं कर पाया होगा, इसलिए तो आया। ठीक है, लोगों को कहीं ना कहीं से 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट से असंतोष रहा होगा। ठीक है, इसलिए उन्हें दूसरा एक्ट लाना पड़ा। तो आइए देखते हैं कि क्या असंतोष था। तो इसको फर्स्ट पॉइंट यहां रख देते हैं, असंतोष का क्या रीजन है। तो बच्चों सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि इसमें प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की मांग की गई थी। प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की मांग की गई है। अब सवाल इस बात का है कि यह मांग किसने किया। क्लियर? तो आप कहोगे कि सर प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जो मांग है यह भारत की जनता की ओर से कांग्रेस करेगी। इसके साथ एक बात आपको और याद रखना है कि जो भारत में यूरोपीय रह रहे हैं इनकी भी इच्छा थी कि वो प्रतिनिधि जो सभाएं हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। क्लियर? तो आइए जरा देखते हैं कि कांग्रेस क्या मांग कर रही है। तो देखिए कांग्रेस क्या चाहती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बात तो ये कर रही है कि प्रतिनिधियों की संख्या में आप बढ़ोतरी करिए। जो केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतीय विधान परिषद है दोनों में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों काउंसिलों में आप प्रतिनिधियों को बढ़ाइए। प्रतिनिधियों की संख्या को आप बढ़ा दीजिए। चलिए ठीक है। एक तो उन्होंने ये बात करी और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, इसी के अंदर क्या कहा इन्होंने एक बात और भी कही कांग्रेस के अंदर
कांग्रेस ने कहा, क्या कहा कि देखिए जो बजट है इस पर हमको डिबेट करने का राइट्स दीजिए, मतलब हमारे प्रतिनिधियों को बजट पर वाद विवाद या डिबेट करने का हमको राइट्स दे दीजिए हमारे प्रतिनिधियों को। तीसरी बात भी उन्होंने, कांग्रेस ने यह मांग किया था कि देखिए ये दो प्रोविंस हैं, एक पंजाब है और दूसरा क्या है, आप कहेंगे कि सर उत्तर पश्चिम प्रांत है। यहां भी क्या किया जाए, प्रतिनिधित्व की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। क्लियर? ये चीज कांग्रेस की मांग थी। मतलब उनका ये कहना था कि भाई आप पहला तो काम ये करो कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इन दोनों में प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ा दें। सेकंड चीज उन्होंने कहा कि जो बजटिंग प्रणाली है उस पर आप हमें वाद विवाद या डिबेट का अधिकार दें, हमारे प्रतिनिधियों को अधिकार दें। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि देखिए पंजाब में भी आप एक प्रांत बनाइए, एक विधान परिषद बनाइए, उत्तर पश्चिम प्रांत में भी बनाइए और उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व दीजिए। ठीक है, ये बात तो कांग्रेस की रही। लेकिन अब यूरोपीय लोगों की बात आई कि यूरोपीय लोग क्या करना चाह रहे हैं। देखिए जो यूरोपियंस भारत में रह रहे थे, ये क्या चाह रहे थे, ये भी चाह रहे थे कि उनको भी केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है उसमें इनको भी आरक्षण दिया जाए, अरे सॉरी प्रतिनिधित्व दिया जाए, आरक्षण में गलत बोल गया, प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक बात आपको और याद रखना होगा। देखिए अगला जो भी पॉइंट चल रहा है आप उसे याद रखें, हम डी पॉइंट करके लिख रहे हैं। देखिए चार्ल्स, ये ब्रेडला लिखा हुआ है, ब्रेड ले ये लिखा हुआ है। अब आप इनके बारे में जानिए कौन है ये। तो इनके बारे में जानने से पहले आपको कांग्रेस का एक सेशन याद रखना है। यह सेशन 1889 में हो रहा है, अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। यह अधिवेशन 1889 में कहां होता है, बंबई में होता है। ठीक है, ये भी आप जान लें कि इसकी अध्यक्षता विलियम बेटन बर्न करते हैं। ये कर रहे हैं विलियम बेटन बर्न सर, बंबई जो अधिवेशन है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसी में ब्रिटेन के एक सांसद चार्ल्स ब्रेडले भी शामिल होते हैं। ठीक है, और इस बैठक में शामिल होने के बाद जब ये ब्रिटेन पहुंचते हैं, वापस लौट के जाते हैं, तो ये एक प्राइवेट बिल लेकर आते हैं। चार्ल्स ब्रेडले एक प्राइवेट बिल लेकर आते हैं हाउस ऑफ कॉमन में। यह एक प्राइवेट बिल लेकर आ रहे हैं। क्लियर? और यह प्राइवेट बिल इन्होंने किसको सौंपा, प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट सेसिल को सौंपा था। मतलब सेसिल को समझा, मतलब ये सौंपा और रॉबर्ट सेसिल सर से मांग किया कि आप हमारे बिल को एक्ट में बदलवाएं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी चार्ल्स ब्रेडले के प्राइवेट बिल से सहमत हैं। क्लियर? और सहमत होने के बाद उन्होंने सांसद आर ए क्रॉस, सांसद कौन है, आर ए क्रॉस, और आर ए क्रॉस के माध्यम से इस बिल को हाउस ऑफ कॉमन में रखवाया। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में ठीक है इसे संसद ने स्वीकार कर लिया था और 6 फरवरी
1893 से ये क्या होता है, ये लागू हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं 6 फरवरी सॉरी से क्या लागू हो रहा है। आप कहोगे कि सर इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 लागू हो रहा है। तो अब आपके सामने ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई वह परिस्थितियां क्या हैं जिसमें 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट आ रहा है। लेकिन हम आपको पहली बात याद दिला दें, एक बार आपको और याद दिला दें कि देखिए 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट है, यह चार्ल्स ब्रैडले द्वारा लाया गया एक प्राइवेट बिल है। ठीक है, मतलब सदन में जब कोई सांसद, ठीक है, अपना निजी मतलब बिल प्रस्तुत करे तो वो प्राइवेट बिल है। और इस प्राइवेट बिल को जब उन्होंने संसद में रखा था तो प्रधानमंत्री रॉबर्ट सेसिल से मांग किया था कि सर आप इसे एक्ट में बदलें। तो उन्होंने क्या किया था, आर ए क्रॉस जो सांसद हैं उनके माध्यम से इस बिल को प्रस्तुत कराया था और पुनः उसे एक्ट में बदल दिया था। ठीक है, अब आप जब इस चीजों को जान गए, इन बातों को जान गए, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसके अंदर प्रोविजन क्या है, उपबंध क्या है। तो आप कर लें 1892 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट आ रहा है, एक्ट, इसमें क्या क्या प्रोविजन है आप इसे देखिए, या आप कह सकते हैं उपबंध क्या है। तो फर्स्ट जो उपबंध है इसके अंदर वो ये कहा गया कि जो विधान परिषद है, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद हो चाहे वो प्रांतीय विधान परिषद हो, उन दोनों का विस्तार किया जाएगा। मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार होगा। एक बात तो उन्होंने ये कहा। ठीक है, अब केंद्रीय जो विधान परिषद है या विधानसभा है उसमें इन्होंने कहा था कि आप न्यूनतम 10 और मैक्सिमम 16, ठीक है, अतिरिक्त, या आप कह सकते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। सदस्यों को क्या करेंगे, आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नामांकन कर सकते हैं। क्लियर, कम से कम 10 और मैक्सिमम कहां तक कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। लेकिन अब यहां मित्रों ये प्रश्न आता है कि ये जो 10 और 16 सदस्य हैं इसका मनोनयन कौन करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा इनको। तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिएगा कि ये 10 या 16 सदस्यों का, न्यूनतम 10 मैक्सिमम 16 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा, नॉमिनेट कौन करेगा। आप कहोगे सर 2 लोग करेंगे। ठीक है, एक जो प्रांतीय विधान सभाएं हैं या परिषद है, ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि होंगे जिसे आज हम लोग एमएलए कहते हैं, वह मनोनयन करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। और दूसरी बात इसमें करना है, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि कलकत्ता में स्थित था, वहां से, ठीक है, सदस्यों का मनोनयन होगा। क्लियर। अब प्रांतों की बात हम करते हैं कि प्रांतीय विधान परिषद में क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है या काउंसिल है या आप कह सकते हैं प्रांतीय विधान परिषद, तो प्रांतीय जो विधान परिषद है इनका कैसे होगा।
तो आप याद रखिएगा कि जो प्रांतीय विधान परिषद हैं इनका भी विस्तार हो रहा है। अब ये जो प्रांतीय विधान परिषद आ रही है इसमें कैसे कैसे विस्तार हो रहा है, तो पहली चीज तो आप याद रखिएगा, इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि प्रांतीय विधान परिषद में सबसे ज्यादा अगर किसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा बंबई प्रेसिडेंसी में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक है, कितनी बढ़ाई गई थी? मूल रूप से कितने थे? पहले कितने थे? 8, अब बढ़ा के कितनी कर दी गई? 50। ठीक है, अन्य जो दोनों प्रेसिडेंसियां हैं, मद्रास और बंगाल, उसमें कितने थे? 20 थे, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50। तो इसका मतलब यह है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, प्रांतीय परिषद में, ठीक है, किस प्रांतीय परिषद में सर्वाधिक प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई थी? तो आप कहोगे कि सर वो बंबई में बढ़ाई गई थी। ठीक है, लेकिन अब आप याद रखना होगा कि जैसे आपने देखा कि जो केंद्रीय परिषद है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर जो मनोनयन था या नॉमिनेशन था वो 2 लोग कर रहे थे। एक तो प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे वो कर रहे थे और दूसरा, ठीक है, चैंबर ऑफ कॉमर्स कर रहा था। ठीक है ना, लेकिन अब प्रांतों की परिषद में मनोनयन कौन करेगा? ठीक है, ये प्रश्न आएगा। तो आप कहोगे कि सर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेगा, दूसरा कौन करेगा? आप कहेंगे यूनिवर्सिटियां करेंगे, विश्वविद्यालय करेंगे। अब तीसरा कौन करेगा? आप कहेंगे कि सर नगर पालिकाएं करेंगी। और एक और भी है, चौथा भी है, और चौथा क्या है? आप कहेंगे कि सर कमर्शियल बोर्ड करेगा या व्यापारिक बोर्ड करेगा। व्यापारिक बोर्ड। एक बार मैं पुनः आपको समझा दूं, आप समझने की कोशिश करिए कि देखिए जो सीएलए है या केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली है या काउंसिल है, उसमें नॉमिनेशन कौन कर रहा था? 2 लोग कर रहे थे। ठीक है, और अब प्रांतीय परिषद में जो नॉमिनेशन होगा वह कौन करेगा? ये 4 लोग करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, और ये नगर पालिकाएं हैं, और ये व्यापारिक बोर्ड करेगा। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला बात आती है, इसके अंदर और क्या प्रोविजन था, क्या उपबंध था? तो आप कहेंगे कि सर जो बजट है, इस बजट पर पहली बार भारतीयों को डिबेट करने का राइट्स दे दिया गया। ठीक है, मतलब आप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत का जो बजट होगा, इस पर भारतीय प्रतिनिधि क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन एक शर्त थी, प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी लिखित सूचना आपको 6 दिन पहले देनी होगी। क्लियर? 6 दिन पहले ही आपको सदन को यह सूचित कर देना होगा कि आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, अब बात आई पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो आप कहोगे नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की अनुमति भारतीय प्रतिनिधियों को नहीं थी। ठीक है, अब अगली जो बात हम आपसे करेंगे वो है कि रिक्त स्थानों को भरने की क्या व्यवस्था दी गई थी। जो स्थान खाली होंगे उस पर रिक्रूटमेंट कैसे आएगा? तो आपको एक चीज याद रखना है, देखिए रिक्त स्थानों पर भर्ती के लिए एक नियम ये दिया गया कि ऐसा प्रतिनिधि जो 60 दिन तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है, ठीक है,
तो वायसराय महोदय इसकी सदस्यता को समाप्त कर देंगे, ठीक है, और फिर इसके स्थान पर किसी नए सदस्य का मनोनयन भी कर लेंगे, ठीक है। यह व्यवस्था आज भी कहां लागू है? आप कहेंगे हमारे संसदीय प्रणाली में लागू है, संसद में और विधानसभाओं में यह लागू है, ठीक है। अब हमको एक चीज और याद रखना है। वो क्या याद रखना है? ठीक है, आपको अब शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जब आज भी ये चल रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है या संसदीय सरकार है, इसका बीज कब डाला गया? तो आप कहोगे कि सर ये 1892 के एक्ट में ही डाला गया था, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे सामने एक बात और उत्पन्न होती है कि इसमें कुछ मेरिट्स हैं क्या, डिमेरिट्स भी हैं क्या? तो आप कहेंगे कि सर डिमेरिट्स हैं इसके अंदर। क्या डिमेरिट्स हैं? तो आप कहिएगा कि सर इसमें जो प्रतिनिधि आ रहे हैं ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, मतलब यह अप्रत्यक्ष इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब हमारे सामने एक और टॉपिक निकल कर आएगा, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी 1892 हमने कह दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आएगा, सॉरी 1909, या आप कह सकते हैं कि इसी को कहा जाता है मार्ली मिंटो सुधार का विकसित रूप है ये सुधार, या आप कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार का यह कानूनी रूप है। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1908 में आया था, ठीक है। इसमें ये मार्ले कौन है? आप कहेंगे सर भारत सचिव है, और ये मिंटो कौन है? तो आप कहोगे कि सर ये मिंटो सेकंड है और ये वाइसराय है। वाइसराय अब तो इन्हीं दोनों ने 1908 में जो सुधार किया है, सुधार की मांग किया है, उसी को कानूनी रूप दिया है ब्रिटेन की सदन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो आइए अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का मुख्य फॉर्मुलेटर कौन है। मुख्य फॉर्मुलेटर कौन है, मतलब इसको सूत्रधार आप कह सकते हैं कि कौन है। तो आप कहेंगे कि सर भारत सचिव मार्ले को ही, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का मुख्य सूत्रधार या फॉर्मुलेटर कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे सामने यहां अगली जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वो ये आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को लाने का कारण क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को क्यों लाया गया, तो आइए देखते हैं। कारण, तो कारण भी पहला आप कारण लाएंगे, मतलब आप समझ रहे होंगे बात को कि भारत सरकार अधिनियम 1909 को लाने का कारण क्या है। तो पहले कारण है कि जो 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट था, इंडिया काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम 1892, इससे लोगों में असंतोष था। अब यह असंतोष क्यों था, ठीक है, असंतोष का कारण क्या था।
तो असंतोष का जो मेन कारण था वो ये था कि यहां पर जनमत की उपेक्षा की गई थी। जनमत की यह उपेक्षा की गई है। अब जनमत की उपेक्षा कैसे की गई भाई? अगर जनमत की उपेक्षा है तो यह उपेक्षा कैसे है? तो आप कहेंगे कि सर, इसमें जिन प्रतिनिधियों का नॉमिनेशन किया गया है, ये रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि, ठीक है, ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है, ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है। आप तो ये क्या है? एरिस्टोक्रेट लॉबी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आप कह सकते हैं इलिट क्लास का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोलिन बर्ग का नेतृत्व करते हैं। और इसे क्यों लाया गया? तो आप कहेंगे कि सर, बंगाल विभाजन, दूसरा रीजन देख रहे हैं, बंगाल विभाजन से उपजी परिस्थिति है। उपजी परिस्थितियां, तो थोड़ा सा यहां आपको धैर्य से हमें समझना होगा, सुनना होगा। प्रश्न आता है कि ये सर बंगाल विभाजन क्यों किया गया था? तो आप कहोगे कि भारत में उभरती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है। अब ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं जो उभर रही थी तेज गति के साथ, इसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी था? कि हम भारत में हित को दो भागों में बांट दें। ठीक है। भारत में दो वर्ग है, एक तो मुस्लिम वर्ग और दूसरा गैर मुस्लिम वर्ग। ठीक है। तो अंग्रेजों ने किया क्या, या इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, प्रशासन ने किया क्या, कि उन्होंने बंगाल का विभाजन इसलिए किया था क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत तेज गति से क्या कर रही थी? हिलोरे मार रही थी। इसलिए इस राष्ट्रवाद को रोकने के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया? एक मुस्लिम वर्ग को छलने का काम किया। वो ये छलने का काम कर रहे हैं। कैसे छलने का काम कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं। वैसे थे नहीं, जो कि अभी आपको निकट भविष्य में दिख जाएगा। तो वह मुसलमानों को, ठीक है, दिखाना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे हितैषी हैं और तुम्हारा हित कहां मारा जा रहा है? आप कहेंगे कि कांग्रेस के द्वारा मारा जा रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रवादी भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। और फिर उसके आड़ में हम क्या करेंगे? डिवाइड एंड रूल की जो रोमन पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की यह जो रोमन थ्योरी है, इसको लागू करके हम भारत पे शासन करते रहेंगे। ठीक है। और इसी चीज को लाने के लिए, ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्लियर? अब मुस्लिम लीग के साथ साथ एक बात और भी किया गया कि कांग्रेस 1907 में बट गई। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस बट जाती है, और किस में बटती है? दो भागों में बट जाती है, एक नरम दल और दूसरा गरम दल में। ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। गरम दल दो भागों में बढ़ती है। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है, या पार्लियामेंटरी रिफॉर्म 1908 आता है, उसके द्वारा इस नरम दल को अपने पक्ष में लाना था। ठीक है।
तो नरम दल को अपने पक्ष में लाना है और गरम दल को जेल के अंदर ले जाना है और इनका दमन भी करना है। ठीक है, तो अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आएगा, उसमें किसको खुश किया जा रहा है? नरम दल को। और किसको खुश किया जा रहा है? मुस्लिम लीग को। क्लियर? तो आपको शायद एक चीज ये भी समझ में आ गया होगा कि बंगाल विभाजन से भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या संबंध है। एक और भी बात है, जो भी पॉइंट चल रहा हो शायद तीसरा चलेगा। ये चीज आप याद रखिएगा कि 1896 में अबिसीनिया से लड़ते हुए ब्रिटेन युद्ध हार चुका था और इससे ब्रिटेन का खोखलापन सिद्ध हो चुका था। ब्रिटेन की कमजोरियों से भारतीय परिचित हो चुके थे। क्लियर? तो इसलिए भारतीयों में एक साहस बन रहा था कि यार अगर वो भी यूनाइट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करें तो वो भी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। एक और भी बात थी, भारत सरकार अधिनियम 1909 को लाने के पीछे एक और भी बात थी और वो था प्लेग की घटना। प्लेग की घटना से भारत सरकार अधिनियम 1909 कैसे प्रभावित हो रहा है? तो बच्चों, जब ये डेक्कन में या दक्कन के अंदर प्लेग चल रहा था तो उस प्लेग में प्लेग कमिश्नर रेंट ने जिस प्रकार से सेना को एवरेस्ट के नेतृत्व में बुलाया था और एवरेस्ट ने घरों को जिस तरह से खाली किया था, उससे भारतीयों में असंतोष था। ठीक है, क्लियर? और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इस असंतोष को अपनी मैगजीन पराग के द्वारा जो है काफी बढ़ा चढ़ा करके प्रचारित और प्रसारित भी किया था। और उसका परिणाम क्या था? प्लेग कमिश्नर रेंट और लेफ्टिनेंट एरेस्ट, ठीक है, इन दोनों की चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दिया था। और चापेकर बंधुओं की इस हत्या का परिणाम था कि भारत में क्रांतिकारी घटनाओं का बीज पड़ चुका था। ठीक है, कौन सी घटनाओं का? क्रांतिकारी घटनाओं का, ठीक है, बीजांकुरण किया जा चुका था। तो भारत में बढ़ती हुई उग्रवादी और क्रांतिकारी भावनाओं को भी समाप्त करने के लिए यह जरूरी था कि भारत में बांटो और शासन करो की नीति को अपनाया जाए। ठीक है, इसके साथ भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको काल, महाराष्ट्र से निकलने वाली काल मैगजीन ने, बंगाल से निकलने वाली बारिंद घोष के युगांतर ने, की पत्रिका है युगांतर, और वंदे मातरम अरविंद घोष, ये सभी मैगजीन क्या कर रहे थे? भारत में राष्ट्रवाद को व्यापकता के साथ फैला रहे थे। ठीक है, तो इसी राष्ट्रवादी भावनाओं को तोड़ने के लिए एक सांप्रदायिकता का जहर बोना जरूरी था। ठीक है, और इसी आवश्यकता ने, ठीक है, क्या किया? भारत सरकार अधिनियम 1909 को पारित किया था। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या है भारत सरकार अधिनियम 1909 के उपबंध क्या क्या है, प्रोविजन क्या क्या है। तो आइए देखते हैं प्रोविजन क्या क्या है भारत सरकार 1909 में। तो आप याद रखिएगा कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, नंबर 1, केंद्रीय विधान परिषद
इसके सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। क्लियर? 16 कहां था? 1892 के इंडिया काउंसिल एक्ट में, और भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या हो गया? आप कहेंगे सर ये बढ़ा करके संख्या 60 कर दी गई। ठीक है, क्लियर? और अब हमको एक बात और भी याद रखना है, सेकंड पॉइंट भी याद रखना है, वो ये है कि यहां पर देखिए पूरक प्रश्न, पूछने का भी अधिकार दे दिया गया, बजट पर वाद विवाद करने का भी राइट्स दे दिया गया, और एक बात और भी कर दी गई थी, और वो ये है कि जो सार्वजनिक हित के विषय होंगे, हित के जो विषय हैं, ठीक है, और सार्वजनिक हित के विषयों पर भारतीय प्रतिनिधि अपना मोशन या प्रस्ताव ला सकते थे, ये भी कर दिया गया। ठीक है, और अब उपबंध में एक और उपबंध का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि देखिए सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दिया गया था। ठीक है, सांप्रदायिकता को कानूनी रूप दिया गया। अब यहां पर सवाल यहां पर है कि सांप्रदायिकता को जो कानूनी रूप दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है? तो देखिए, सांप्रदायिकता को कानूनी रूप देने के लिए पहला तो काम इन्होंने ये किया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। ठीक, और एक बात आप और याद रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा, वो क्या है? आप कहोगे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो एक बहुत कॉमन बात की गई कि यहां पर प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन को अपनाया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो डायरेक्ट इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाने की बात की गई, प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, कि प्रत्यक्ष चुनाव तो जरूर अपनाया गया है, लेकिन क्या इसमें जनता की भागीदारी है? क्या इसके अंदर जनता की भागीदारी है? आप कहेंगे नहीं सर, ठीक है, यहां पर भी जनता की भागीदारी नहीं है। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? आप कहोगे कि सर यहां पर भी एलिट वर्ग के द्वारा या कुलीन वर्ग के द्वारा आपको मतदान करना है, मतलब कुलीन वर्ग ही अपने प्रतिनिधियों को चुनेगा। अब यहां प्रश्न आता है कि देखिए, सबसे पहली चीज कि एलिट वर्ग में कौन आएगा? तो आप कहेंगे सर ये भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इसकी परिभाषाएं थी। जैसे अगर मद्रास क्षेत्र से की बात किया जाए तो मद्रास में जिसकी वार्षिक आय 15,000 रुपए है, उसको राइट्स है कि वह वोट दे सकता है। या आप कह सकते हैं कि 10,000 रुपए अगर वो लगान के रूप में देता है तो वो भी ऐसा कर सकता है, मतलब उसको भी वोट देने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, विशेष बात हमको याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी विस्तार किया गया था। जरा देखिए अगला जो भी पॉइंट चल रहा हो, देखिए जो वायसराय की कार्यपालिका है, इसके बारे में आप समझिएगा। वायसराय की कार्यपालिका के लिए
लॉर्ड एसपी सिन्हा को मनोनीत किया गया था। दूसरी बात आपको और भी याद रखना है कि भारत परिषद, जिसे आप कह सकते हैं भारत परिषद का दूसरा नाम है व्हाइट हॉल, तो भारत परिषद या व्हाइट हॉल के लिए क्या करना होगा आपको? तो आप कहेंगे यहां पर भी दो लोगों का मनोनयन किया गया था। किसका किसका मनोनयन था? आप कहोगे कि सर फर्स्ट प्रोफेसर सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत परिषद के लिए या जो भारत सचिव हैं उनके कार्यालय के लिए चुना गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको एक प्रश्न और आना है, वो भी जानना है। ठीक है, कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और के साथ एक नाम और आएगा, केजी गुप्ता को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का यह प्रोविजन है। और इसके बाद हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।